नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो कई परिवारों और कानूनी बहसों के बिल्कुल केंद्र में रहा है। हाँ, ये है पत्नी को मिलने वाले गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस, उससे इनकार। बिल्कुल। हमारे पास पत्नी के भरण पोषण से इनकार, न्यायिक समीक्षा नाम के दस्तावेज से मिली कुछ जानकारी है जिसमें कई अहम अदालती फैसलों का जिक्र है। हम्म। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन फैसलों के पीछे की सोच, जो मुख्य दलीलें हैं और कैसे कानूनी सिद्धांत बदल रहे हैं, उनको समझें। हाँ, खासकर सीआरपीसी की धारा 125 के संदर्भ में, जो अब खैर नए कानून बीएनएसएस में धारा 144 हो गई है। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए भी आप देखिए अहम हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ कानून की बात नहीं है। ये हमारे समाज की जो बदलती सोच है, हाँ, पारिवारिक रिश्तों की नई परिभाषाएं हैं या फिर आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे हैं, उनसे भी जुड़ा है। सही। आज हम उन खास वजहों और स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे जिनमें अदालतें एक पत्नी को मतलब गुजारा भत्ता देने से मना कर सकती हैं और इन फैसलों के पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी सिद्धांत से जो इन फैसलों में बार बार उभर कर आता है कि पत्नी के लिए मेंटेनेंस कोई मतलब जन्म से दिया बिना शर्त वाला अधिकार नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्रोत में एक पंक्ति है जो कहती है, ये निर्णय इस बात पर जोर देते हैं कि भरण पोषण एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि पत्नी के आचरण, जरूरत और क्षमता पर सशर्त है। बिल्कुल। सरल शब्दों में कहें तो अदालतें साफ कर रही हैं कि गुजारा भत्ता मिलेगा या नहीं, ये कई बातों पर निर्भर करेगा। जैसे पत्नी का व्यवहार कैसा रहा है, क्या उसे सच में आर्थिक मदद की जरूरत है, और क्या वो खुद कमाने और अपना खर्च उठाने में सक्षम है। हाँ, ये समझना बेहद जरूरी है कि ये एक कंडीशनल मतलब सशर्त प्रावधान है, कोई खुली छूट नहीं है। अच्छा। अब देखते हैं कि वो कौन सी ठोस वजह हैं जिनके आधार पर अदालतें मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती हैं, जैसा कि कानून और अदालती फैसलों में बताया गया है। हम्म। सबसे पहली और जो काफी आम वजह है, अगर पत्नी बिना किसी ठोस या जायज कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर दे। अच्छा। इसका जिक्र दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 की उपधारा 4 में साफ तौर पर किया गया है। अच्छा, यानी अगर पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी वाजिब वजह के अलग रह रही है तो वो मेंटेनेंस की उम्मीद नहीं कर सकती। मोटे तौर पर हाँ। देखिए, कानून ये नहीं चाहता कि भाई बेवजह के अलगाव को आर्थिक रूप से सहारा दिया जाए। हम्म। रोहताश सिंह बनाम रमेंद्री जो 2000 का मामला है, वो इसी बात को स्पष्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि अगर पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार करती है तो वो धारा 125(4) के तहत मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। मतलब ये क्लॉज इसी के लिए है। बिल्कुल। अदालत का तर्क साफ था, ये धारा पति पत्नी के बीच बेवजह की दूरी को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाई गई है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का एसएमटी अर्चना गुप्ता एंड अनदर बनाम श्री राजीव गुप्ता एंड अनदर 2009 का फैसला भी तो इसी लाइन पर था। बिल्कुल। उस फैसले ने भी इसी बात को दोहराया। अदालत ने कहा कि धारा 125 की उपधारा 4 को पढ़ने से ये साफ हो जाता है कि अगर पत्नी बिना किसी मजबूत और पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से मना करती है तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। और ये पर्याप्त कारण क्या होगा, ये फिर केस पर निर्भर करेगा। हाँ, बिल्कुल। पर्याप्त कारण क्या है ये हर केस के तथ्यों पर निर्भर करता है, जैसे पति द्वारा क्रूरता हो या कोई और गंभीर वजह हो। लेकिन सिर्फ आपसी अनबन या अपनी मर्जी से अलग रहना वो आमतौर पर पर्याप्त कारण नहीं माना जाता। ठीक है, ये बात तो साफ हुई। अब दूसरी बड़ी वजह पर आते हैं जिसका जिक्र अक्सर होता है, व्यभिचार यानी एडल्ट्री। हाँ, कानून इस मामले में खास सख्त है। सीआरपीसी की धारा 125(4) ये भी कहती है कि अगर पत्नी व्यभिचार की दोषी पाई जाती है यानी लिविंग इन एडल्ट्री की स्थिति में है तो उससे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अच्छा। ये एक तरह से मेंटेनेंस के दावे पर पूरी तरह रोक लगा देता है। भूपेंद्र सिंह बनाम दलजीत कौर 1979 जैसे पुराने मामलों में भी अदालतों ने यह स्पष्ट किया है कि अगर पत्नी का व्यभिचार साबित हो जाता है तो ये मेंटेनेंस न देने का एक मजबूत आधार बनता है। लेकिन इसमें ये जो लिविंग इन अडल्ट्री वाली बात है, ये थोड़ी समझने लायक है। क्या इसका मतलब है कि एक बार की गलती भी माफ नहीं? नहीं, नहीं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बारीकी है जिसे समझना जरूरी है। विमला के बनाम वीरास्वामी 1991 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया था। अदालत ने कहा कि मेंटेनेंस से इनकार के लिए सिर्फ व्यभिचार का एकाध मामला होना काफी नहीं है। यह साबित करना होगा कि पत्नी व्यभिचार में रह रही है, लिविंग इन एडल्ट्री, मतलब ये उसकी आदत बन चुकी है,
या वो लगातार ऐसे रिश्ते में है। अच्छा। आदतन। हाँ, आदतन। सिर्फ एक बार हुई गलती जब तक वो आदतन न हो, वो आमतौर पर इस धारा के तहत अयोग्यता का कारण नहीं बनती। तो कानून व्यभिचार को गंभीरता से लेता है, लेकिन उसकी परिभाषा में वो निरंतरता, वो कंटिन्यूटी का तत्व शामिल है। अच्छा, ये एक अहम फर्क है। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जहां हाल के सालों में सबसे ज्यादा बदलाव और चर्चा देखने को मिल रही है। पत्नी की अपनी कमाई करने की क्षमता और उसकी शिक्षा, योग्यता का मेंटेनेंस के दावों पर असर। हाँ। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं, है ना? हाँ, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, आप कह सकती हैं, न्यायिक सोच में। पहले पारंपरिक सोच ये थी कि पत्नी का भरण पोषण पति की जिम्मेदारी है, लेकिन अब अदालतें इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही हैं कि क्या पत्नी खुद कमाने में सक्षम है? क्या उसके पास शिक्षा है, कोई हुनर है जिससे वो अपना गुजारा कर सकती है? अगर हाँ, तो क्या फिर भी उसे पति से मेंटेनेंस मिलना चाहिए? ठीक है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? काफी हद तक हाँ, यही रुझान दिख रहा है। अदालतें कह रही हैं कि मेंटेनेंस का कानून उन लोगों की मदद के लिए है जो वाकई बेसहारा हैं, जो अपना खर्च नहीं उठा सकते हैं। ठीक है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सक्षम होते हुए भी काम नहीं करना चाहते और पति पर बोझ डालना चाहते हैं। चतुर्भुज बनाम सीताबाई 2008 का मामला वो इस सोच को स्थापित करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी कमा रही है या कमाने में सक्षम है, तो मेंटेनेंस से या तो इनकार किया जा सकता है या उसकी रकम कम की जा सकती है। इस फैसले ने पत्नी की योग्यता और रोजगार क्षमता को एक अहम फैक्टर बना दिया। और इसके बाद तो कई अदालतों ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, जैसे मनोकरण एट रामामूर्ति बनाम एम देवाकी 2003 में मद्रास उच्च न्यायालय ने साफ कहा कि अगर पत्नी नौकरी कर रही है और ठीक ठाक कमा रही है, मतलब लाभकारी रूप से नियोजित है, तो उसे धारा 125 के तहत मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तर्क वही था, ये धारा जरूरतमंदों के लिए है। सही। इसी तरह ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल 2000 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने और भी सख्त टिप्पणी की। हाँ, वो मैंने पढ़ा था। अदालत ने कहा कि पढ़े लिखे योग्य जीवन साथी हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रह सकते और सहारे की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्हें अपनी शिक्षा और योग्यता का इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत ने यह भी जोड़ा कि धारा 125 का उद्देश्य पति को सजा देना नहीं है, क्योंकि पत्नी ने काम न करने का फैसला किया है। हाँ, कि वो खुद सक्षम है पर करना नहीं चाहती। बिल्कुल, ये असल जरूरत को पूरा करने के लिए है। ये तो काफी मजबूत टिप्पणियां हैं। मतलब अदालतें एक तरह से कह रही हैं कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना जरूरी है। सही कहा। और ये सोच हाल के वर्षों में और भी ज्यादा पुख्ता हुई है, खासकर तब भी जब नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लागू हो गया है, जिसमें धारा 125 की जगह अब धारा 144 ने ले ली है। अच्छा। प्रावधान लगभग वही है और अदालतों का रवैया भी वैसा ही बना हुआ है, बल्कि और स्पष्ट हो रहा है। हाल के कुछ मामलों का जिक्र करें तो ये बात और साफ हो जाएगी, जैसे मेघा खेत्रपाल बनाम रजत कपूर 2025 का दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला। हाँ, इसमें एक उच्च शिक्षित पत्नी जिसने शादी के बाद काम करना छोड़ दिया था, उसे अंतरिम मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया। अदालत का तर्क था कि सिर्फ मेंटेनेंस पाने के लिए योग्य होते हुए भी निष्क्रिय बैठे रहना सही नहीं है। हाँ, और एक और मामले में जो अनाम है लेकिन 2025 का ही है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर हैरानी जताई कि याचिकाकर्ता पढ़ी लिखी और सक्षम होने के बावजूद भारत लौटने के बाद से काम क्यों नहीं करना चाहती। अदालत का ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि न्यायिक अपेक्षाएं क्या हैं। फिर राकेश बनाम प्रिया 2025 का मामला आया। ये भी दिल्ली उच्च न्यायालय का है और ये BNSS की नई धारा 144 के तहत था। अच्छा, BNSS के तहत। हाँ, इसमें MBA डिग्री वाली पत्नी ने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी थी। अदालत ने मेंटेनेंस देने से इनकार करते हुए कहा कि BNSS की धारा 144 उन लोगों की मदद के लिए है जो सच में अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं, न कि उन काबिल लोगों के लिए जो जानबूझकर काम नहीं कर रहे। अच्छा। उसकी MBA डिग्री को उसकी आत्मनिर्भरता का जरिया माना गया। और केरल उच्च न्यायालय का सुरेश बनाम लक्ष्मी 2025 का फैसला भी इसी कड़ी में है। ये भी BNSS के तहत। हाँ, इसमें एक योग्य शिक्षिका ने अपनी मर्जी से पढ़ाना बंद कर दिया था। अदालत ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया और टिप्पणी की कि शिक्षित पत्नियों से ये उम्मीद की जाती है कि वे अपने भरण पोषण में योगदान देंगी। अच्छा। बिना किसी ठोस वजह के अपनी मर्जी से बेरोजगार हो जाना आपको मेंटेनेंस का हकदार नहीं बनाता है। तो संदेश साफ है, अगर आप सक्षम हैं तो आपसे आत्मनिर्भर होने की उम्मीद की जाती है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है, लेकिन क्या इसमें
पति के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाओं के अधिकारों की बात करते करते पुरुषों के साथ अन्याय हो जाए? ये एक बिल्कुल वैध चिंता है हाँ। और अदालतें भी इस पर ध्यान दे रही हैं। चित्रांगथन बनाम सीमा मामले में केरल उच्च न्यायालय ने इसी संतुलन की बात की थी। अदालत ने चेताया कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा जरूरी है, लेकिन ये करते हुए पुरुषों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। कानून का मकसद संतुलन बनाना है, किसी एक पक्ष को बेवजह फायदा या नुकसान पहुंचाना नहीं। संतुलन की बात महत्वपूर्ण है। एक और पहलू है जिस पर अदालतों ने बहुत सख्ती दिखाई है, वो है अदालत में झूठे बयान देना या सच छिपाना। हाँ, ये बहुत गंभीर मामला है। दलीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया था। अदालत ने साफ कहा कि जो लोग न्याय पाने के लिए झूठ या धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, अदालती प्रक्रिया का मजाक उड़ाते हैं, वे किसी भी तरह की राहत पाने के हकदार नहीं हैं, चाहे वो अंतरिम राहत हो या अंतिम फैसला। अरे बाप रे। पैरा 1 और 3 में तो यहां तक कहा गया कि अगर किसी ने अदालत को गुमराह करके कोई आदेश हासिल कर लिया है, तो उसे मामले के गुण दोष पर, मतलब मेरिट्स पर सुने जाने का भी अधिकार नहीं रह जाता। अच्छा। मतलब अगर आपने कोर्ट से झूठ बोला या जरूरी बातें छिपाई, तो आपका पूरा केस खारिज हो सकता है, भले ही आपकी मांग में कुछ दम क्यों ना हो। ये तो बहुत सख्त चेतावनी है। और जैसा हमने बात की, 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस लागू हो गया है और उसकी धारा 144 काफी हद तक पुरानी सीआरपीसी की धारा 125 जैसी ही है। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा है कि जो कानूनी सिद्धांत सीआरपीसी की धारा 125 के तहत स्थापित हुए थे, वो ज्यादातर अब भी लागू होते हैं। पुराने अदालती फैसले, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, आज भी मार्गदर्शन का काम करते हैं। अच्छा। और जैसा हमने हाल के बीएनएसएस के तहत आए फैसलों, जैसे राकेश वर्सेस प्रिया और सुरेश वर्सेस लक्ष्मी में देखा, अदालतें उन्हीं स्थापित सिद्धांतों को आगे बढ़ा रही हैं, खासकर शिक्षित और सक्षम पत्नियों के मामलों में। कानून का नंबर बदल गया है, एक्ट बदल गया है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य और व्याख्या काफी हद तक समान बनी हुई है। ठीक है, तो अगर हम अब तक की सारी बातचीत का एक तरह से निचोड़ निकालें, तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? हाँ, संक्षेप में कहें तो पहला, मेंटेनेंस क्लेम करने वाली पत्नी को आमतौर पर यह साबित करना होता है कि वो अपना गुजारा करने में असमर्थ है और पति ने उसकी देखभाल में लापरवाही की है या उसे छोड़ दिया है। दूसरा, कुछ स्पष्ट स्थितियां हैं जहां मेंटेनेंस नहीं मिलता, जैसे अगर पत्नी बिना पर्याप्त कारण के पति से अलग रह रही है या अगर वो व्यभिचार में रह रही है, मतलब आदतन। ठीक। तीसरा, और ये सबसे बड़ा बदलाव है, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, योग्य है और काम करके कमा सकती है, भले ही वो फिलहाल काम न कर रही हो, तो अदालतें अब उसे मेंटेनेंस देने में हिचकिचा रही हैं। वो निष्क्रिय बैठे रहने को स्वीकार नहीं किया जा रहा। हाँ, ये बहुत क्लियर है अब। चौथा, अगर पत्नी खुद पर्याप्त कमा रही है, तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। सही। पांचवां, अदालतों में सच बोलना और सारी जानकारी देना बेहद जरूरी है। झूठ बोलने या तथ्य छिपाने पर आपका दावा खारिज हो सकता है। बिल्कुल। और छठा, कुल मिलाकर अदालतों का रुझान स्पष्ट रूप से व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और अपनी क्षमता का उपयोग करने की जिम्मेदारी पर जोर देने की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब साफ है कि कानून का इरादा उन लोगों की मदद करना है जिन्हें वाकई सहारे की जरूरत है, न कि उन्हें जो सक्षम होते हुए भी निर्भर रहना चाहते हैं। बिल्कुल। अदालतें अब व्यक्ति की क्षमता, शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने की संभावनाओं को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दे रही हैं। ये शायद बदलते सामाजिक मूल्यों का भी प्रतिबिंब है, जहां महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ रही है। हाँ। कानून भी उसी दिशा में विकसित हो रहा है, जहां हर सक्षम व्यक्ति से अपनी जिम्मेदारियां उठाने की उम्मीद की जाती है। ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बदलाव है और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे सोच सकते हैं। क्या ये अदालती फैसले वाकई हमारे समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका, उनकी बढ़ती शिक्षा और आत्मनिर्भरता की बढ़ती अपेक्षाओं को दर्शाते हैं? क्या कानून समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और आने वाले समय में इसका पारिवारिक कानूनों और रिश्तों पर क्या असर हो सकता है? ये सोचने के लिए एक गहरा और बिल्कुल प्रासंगिक सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी होगी। हाँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर गहरी पड़ताल के साथ।